हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अपने लास्ट क्लास में हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमरिज्म के बारे में इन डिटेल स्टडी किया था। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या क्या आइसोमरिज्म शो करते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, स्टीरियो आइसोमरिज्म, उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। डिफरेंट टाइप्स जो है वो किस रीजन की वजह से वो आइसोमरिज्म एग्जिबिट करते हैं, उनका क्या क्या एग्जाम्पल्स है। ओके, ये इन डिटेल हमने लास्ट क्लास स्टडी कर लिया था। ओके, अपने आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द वार्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो वार्नर्स थ्योरी मतलब एक साइंटिस्ट थे अल्फ्रेड वार्नर्स, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, ठीक है, रिगार्डिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कि उनमें क्या क्या वैलेंसीज है, वो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ओके, उसके बारे में कुछ थ्योरी दिया था। उस थ्योरी में काफी सारे पोस्टुलेट्स हैं। उस पोस्टुलेट्स को हम वन बाय वन स्टडी करने से हमें पता चलेगा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड्स जो है उनका पोजीशन कैसे है, वो कैसे अटैच्ड है, ठीक है, इन डिटेल हमें वहां से पता चल जाएगा। और फिर हम उस वार्नर्स थ्योरी को हिसाब से, उसके पोस्टुलेट्स के हिसाब से कुछ कंपाउंड से जिनके स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं वार्नर्स थ्योरी। ओके, वार्नर्स थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड वार्नर ने इन 1892 सजेस्ट किया था। तो उन्होंने जो सजेस्ट किया था वो जो पॉइंट्स थे, जो पोस्टुलेट्स है, वो अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला जो पोस्टुलेट है वो है कि जो सेंट्रल मेटल एटम होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसीज शो करता है। ओके, क्या क्या दो टाइप ऑफ वैलेंसी शो करता है? एक होता है हमारा प्राइमरी वैलेंसी, दूसरा होता है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो यहाँ पे लिखा है मेटल एटम जो है वो टू टाइप्स ऑफ वैलेंसी शो करते हैं। जो पहला वैलेंसी है हम उसको प्राइमरी वैलेंसीज बोलते हैं, और जो दूसरा वैलेंसी है वो उसको हम सेकेंडरी वैलेंसीज बोलते हैं, ठीक है। किन्होंने सजेस्ट किया था? अल्फ्रेड वार्नर ने इन 1892, ठीक है। तो ये जो प्राइमरी वैलेंसीज क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या है, ये आगे के पोस्टुलेट्स में हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोस्टुलेट्स में क्या है कि जो प्राइमरी वैलेंसीज होते हैं वो आयोनाइजेबल होते हैं, ओके, और जो सेकेंडरी वैलेंसेस होते हैं वो नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। तो अभी तक तो हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में काफी सारे स्टडीज कर लिया है, ठीक है। तो जो प्राइमरी वैलेंसेस है वो आयोनाइजेबल है। इसका मतलब क्या है? जब भी हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ रहता है और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कुछ रहता है, ठीक है। तो जब हम उसको एक्वस सोल्यूशन उसका बनाएंगे, उसको वाटर में सपोज डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होता है, आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो जो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, ये भी हमने आइसोमरिज्म में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो वो जो आयंस में कन्वर्ट होते हैं, उस टाइम में क्या होता है, जो पार्ट स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वो फर्दर डिसोसिएट नहीं होता। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट जो है और उसके अंदर जो जो भी सेंट्रल मेटल एटम हो, लिगेंड हो, जो जो भी प्रेजेंट है, वो एज अ सिंगल यूनिट बिहेव करते हैं, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो डिफरेंट आयंस देते हैं, वो एक अलग यूनिट के हिसाब से काम करते हैं, वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ नहीं रहते, ठीक है। तो जब भी हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो चीज है वो एक आयन फॉर्म करेगा और बाहर जो है वो दूसरा आयन फॉर्म करेगा, ठीक है। हम अभी क्या बोल रहे हैं कि प्राइमरी वैलेंसी जो है वो क्या करती है, वो आयोनाइजेबल है, मतलब वो आयन में कन्वर्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा हुए है वो हमारा प्राइमरी वैलेंसी है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वही आयन में कन्वर्ट होता है अलग से, वही आयोनाइजेबल है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का इंडिविजुअल चीज तो आयन में कन्वर्ट होता नहीं है। सो प्राइमरी वैलेंसी कौन होता है? जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर यूजुअली रहता है, ओके। नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी वैलेंसी। जो लिगेंड से जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहते हैं वो एज ए सिंगल यूनिट बिहेव करते हैं, वो फर्दर आयंस में कन्वर्ट नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, जो लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसीज शो करते हैं, ठीक है, वो सब क्या होते हैं ना, वो सब नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ओके, आया समझ में आया? तो प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो आयोनाइजेबल होते हैं, ठीक है, और हमारे जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो
नॉन आयोनाइजेबल होते हैं। ओके, और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जो प्राइमरी वैलेंसीज है वो क्या होता है, दैट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम का जो प्राइमरी वैलेंसीज होता है वो क्या होता है, वो एक्चुअली में उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज होता है वो उस सेंट्रल मेटल एटम या आयन का क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। आ रहा है समझ में? प्राइमरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द मेटल को, और सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। प्राइमरी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और जो हमारा क्या है जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो हमेशा फिक्स्ड रहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो फिक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि कोई भी सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड है। आ रहा है समझ में? कोऑर्डिनेशन नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड है। इसलिए जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो भी फिक्स्ड रहता है। ठीक है, सो एवरी मेटल जो है उसका फिक्स्ड नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज रहता है, क्योंकि उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी फिक्स्ड ही है। ओके, आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट पोस्टुलेट्स की तरफ मूव करेंगे। हो गया? नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेटल होता है वो क्या करते हैं ना, दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एक मेटल अपना प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है जो कि ऑक्सीडेशन नंबर है, और वो सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसीज होते हैं वो कौन सेटिस्फाई करता है, वो नेगेटिव आयंस और एनायन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, एक तो सेंट्रल मेटल एटम है जो तो अंदर रह गया, उसको छोड़ के बाकी जो भी है बाहर वो सारे नेगेटिव ही होंगे। बाहर मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर जो है वो नेगेटिव ही रहते हैं। ओके तो जो ये जो रहा क्या, प्राइमरी वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई किसको वजह से होते हैं, ड्यू टू नेगेटिव आयंस और एनायंस। ओके, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज है, सेकेंडरी वैलेंसीज मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, मतलब जो लिगेंड्स है वो क्या हो सकते हैं, लिगेंड्स जो होते हैं वो एनायंस भी हो सकते हैं या फिर न्यूट्रल मेटल एटम भी हो सकते हैं। ठीक है, जो सेकेंडरी वैलेंसीज है वो आइदर एनायंस होंगे या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे। हमने पढ़ा हुआ है लिगेंड्स के क्लासिफिकेशन में, काफी सारे एग्जांपल्स लिए हैं हमने, एनायंस के एग्जांपल्स लिया है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स लिया है। ओके, तो वो सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे नॉर्मल एनायंस है वो हमारे प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चीज है, जब हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मान लो हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला है एंड वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर। सो जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे हम क्या करेंगे ना, जो प्राइमरी वैलेंसी है उसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, जब भी स्ट्रक्चर बनाएंगे आगे हम लोग करने वाले हैं, जो भी प्राइमरी वैलेंसीज होगा, ठीक है, उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सेकेंडरी वैलेंसीज है उसे हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है इसका नेक्स्ट पोस्टुलेट। समझ में आया? प्राइमरी वैलेंसी को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इंडिकेटेड करेंगे डॉटेड लाइन से, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको कैसे शो करेंगे, जैसे नॉर्मल स्ट्रेट लाइन होता है उससे हम शो करेंगे। ओके, नेक्स्ट चीज है, जो सेकेंडरी वैलेंसेस होते हैं वो एक फिक्स्ड पोजीशन ऑक्युपाई करते हैं स्पेस में। ओके, थ्री डायमेंशनली जो अरेंजमेंट रहता है, थ्री डायमेंशनली जो सेकेंडरी वैलेंसेस होते हैं उनका एक फिक्स्ड पोजीशन रहता है स्पेस में। ठीक है, ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजीशन इन स्पेस, और क्योंकि उनका एक फिक्स्ड पोजीशन रहता है स्पेस में, उससे उनको एक डेफिनाइट ज्योमेट्री मिलता है। आ रहा है समझ में? क्योंकि पोजीशन फिक्स्ड है तो ऑफ कोर्स उनको क्या मिलेगा, एक डेफिनाइट ज्योमेट्री मिलेगा। किसको मिलेगा, कॉम्प्लेक्स को एक डेफिनाइट ज्योमेट्री मिलेगा।
ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड होते हैं, मतलब उनका पोजीशन स्पेस में फिक्स्ड होते हैं, मतलब पोजीशन फिक्स्ड है मतलब उनका डायरेक्शन भी कुछ रहा है, पोजीशन मतलब वो तो डायरेक्शन के साथ ही रिलेटेड रहेगा, ठीक है। लेकिन जो प्राइमरी वैलेंसीज रहते हैं दे आर नॉन डायरेक्शनल, ओके। जो प्राइमरी वैलेंसीज रहते हैं, प्राइमरी वैलेंसीज का डायरेक्ट जो पोजीशन कुछ फिक्स नहीं रहता और डायरेक्शन जो है वो नॉन डायरेक्शनल रहते हैं, ओके। आ रहा है समझ में क्या बोल रहे हैं? ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट, अभी हम देखेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसेस के नंबर के हिसाब से हमने अभी क्या पढ़ा कि जो सेकेंडरी वैलेंसेस होते हैं और वो उनका पोजीशन एक फिक्स रहता है स्पेस में, तो उससे एक डेफिनेट ज्योमेट्री आता है। तो अभी देखेंगे कि क्या वैलेंसी होने से क्या ज्योमेट्री में क्या कौन सा ज्योमेट्री वो ऑक्यूपाई करता है, कौन सा ज्योमेट्री उसका रहता है, ठीक है। अगर मान लो कि उसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, कोई भी मेटल एटम हम लिए हुए हैं एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, उसका सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, तो वो कैसे अरेंज होंगे, वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे अराउंड द सेंट्रल मेटल एटम और आयन, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम और आयन के चारों तरफ वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज होंगे, कब, जब उनका सेकेंडरी वैलेंसी 6 रहेगा, ओके। नेक्स्ट, अगर किसी का सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, मान लो किसी का सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, उस केस में क्या होगा, उस केस में वो दो टाइप ऑफ ज्योमेट्री शो कर सकते हैं, आइदर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री शो करेंगे या फिर स्क्वायर प्लानर शो करेंगे, ठीक है। 4 वैलेंसी होने से दो हो सकता है, आइदर टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लानर, किसके अराउंड, सेंट्रल मेटल एटम और आयन के अराउंड, ओके। नेक्स्ट, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड है, उसका पोजीशन फिक्स्ड है स्पेस में, इसके वजह से क्या होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है एक कॉम्प्लेक्स का स्टेरियो केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। सो सेकेंडरी वैलेंसी जो है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेरियोकेमिस्ट्री ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो स्टेरियोकेमिस्ट्री है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी वैलेंसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ओके। सो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ वार्नर्स थ्योरी, वार्नर्स ने अपने जो थ्योरी दिया था रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें ये सारे पोस्टुलेट्स है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि ये सारे पोस्टुलेट्स जो है उसको हम थ्रू एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे, ओके। तो यहाँ तक आई थिंक सबका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। नेक्स्ट हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। सबसे पहला जो हमने लिया है वो है COCl3.6NH3 कॉम्प्लेक्स, ओके। यहाँ पे देखो COCl3.6NH3 कॉम्प्लेक्स, तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है कि जो डॉटेड लाइंस लेंगे वो हमारा किसको ये करेगा, शो करेगा, प्राइमरी वैलेंसी को शो करेगा, ठीक है। और जो स्ट्रेट लाइंस लेंगे वो किसको शो करेगा, वो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेगा, ओके। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कितना तो है, 1 2 3 4 5 6 NH3 है, ठीक है। 6 ठो एमोनिया मॉलिक्यूल से NH3 मॉलिक्यूल से, ये जो 6 NH3 मॉलिक्यूल से वो स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड है, इसका मतलब वो सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं, ठीक है। इसलिए हमने उसको सेकेंडरी में लिया है। नेक्स्ट है डॉटेड में कौन है, 3 ठो क्लोरीन एटम है, यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम से, जो कि डॉटेड लाइन में उसको हमने अरेंज किया है, क्योंकि डॉटेड लाइन में है तो वो क्या शो करेगा, वो प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा, ओके। तो यहाँ पे क्या हुआ है ना, कुछ केमिकल रिएक्शन किए हैं जिसके वजह से हमें पता चला है कि कौन क्या वैलेंसी शो करता है, ओके। तो हमने तो COCl3.6NH3 ले लिया, यहाँ पे हमने ये कुछ केमिकल रिएक्शन की वजह से एक्सपेरिमेंटली हमें ये पता चला कि 6 एमोनिया मॉलिक्यूल्स जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं एंड 3 क्लोरीन एटम जो है वो प्राइमरी वैलेंसी शो करते हैं। नेक्स्ट है हम उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, ओके। इन एक कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखो पहले कौन रहेगा,
सेंट्रल मेटल एटम है वो क्या है, कोबाल्ट। तो यहाँ पे रहा कोबाल्ट। उसके बाद कौन रहता है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोबाल्ट जो भी सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास क्या रहते हैं, लिगेंड्स रहते हैं जो कि सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, NH3 कितना टो है, 6 टो। तो हम लिखेंगे CONH3 होल 6, 6 ही सेकेंडरी वैलेंसी है, इससे हम अपना स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो क्लोज करेंगे। ओके, ये एक सिंगल यूनिट है क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी है, दिस इज नॉन आयोनाइजेबल, फर्दर आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है जो बाहर रहेगा, बाहर कौन रहता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, प्राइमरी वैलेंसी, ओके, जो कि हमारा आयोनाइजेबल है, आयंस में कन्वर्ट होता है, मतलब वो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है। तो कौन रहना चाहिए, 3 क्लोरीन एटम से जो कि प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं मतलब वो बाहर रहेंगे, Cl कितना टो है, 3 टो, Cl3। तो CONH3 होल 6 स्क्वायर ब्रैकेट और बाहर रहेगा Cl3। ये है हमारा इस जो फॉर्मूला है उसका, उसको अगर हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो हम ऐसे उसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ओके, आ रहा है समझ में। अभी आगे और भी एग्जांपल्स करेंगे तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर हो जाएगी। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट है COCl3.5NH3 कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे वही तो हम ये है स्ट्रेट लाइंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी को, ओके, और डॉटेड लाइन किसको रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को। सो यहाँ पे 5 NH3 मॉलिक्यूल से जिसमें स्ट्रेट लाइंस है, ओके, और 1 क्लोरीन एटम है जिसमें स्ट्रेट लाइन है। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब सेकेंडरी वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अच्छा, हमने पढ़ा हुआ है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे जो कोबाल्ट लिए हैं, कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है, वो है 6। ओके, तो 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर रहना है। तो NH3 मॉलिक्यूल से 5 टू है, तो वो तो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर मतलब सेकेंडरी वैलेंसी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 NH3 मॉलिक्यूल हो गया। और एक कोऑर्डिनेशन सेकेंडरी वैलेंसी चाहिए क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से कोई हमें एक एक्स्ट्रा चाहिए, आइदर एनायन चाहिए या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल चाहिए जो कि सेकेंडरी वैलेंसी एग्जिबिट करेगा। तो 5 NH3 मॉलिक्यूल्स को छोड़ दे तो हमारे पास और क्या प्रेजेंट है, 3 क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो 3 क्लोरीन एटम प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, वो प्राइमरी वैलेंसीज को शो करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। 3 क्लोरीन एटम है उनको प्राइमरी वैलेंसी रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए यानी कि सेकेंडरी वैलेंसी के लिए 6 चाहिए हमें। तो 5 NH3 है और 1 क्लोरीन जो है वो सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करता है, प्राइमरी वैलेंसी भी शो करता है, ठीक है। तो 1 क्लोरीन एटम क्या करता है, बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी को एग्जिबिट करता है, ठीक है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी हो गया। आ रहा है समझ में, क्योंकि 6 ठो हमें दिखाना है, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कोबाल्ट का 6 है तो वो हमें शो करना ही है, तो इसको हमने ऐसे शो किया। 5 NH3 स्ट्रेट लाइन में है, 1 क्लोरीन स्ट्रेट लाइन में है, और 3 क्लोरीन एटम वो क्या करना है, उनको तो प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करना है, तो उसको हमने डॉटेड लाइन में रिप्रेजेंट किया है। ओके, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि हम इसका कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। फर्स्ट तो स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन रहेगा, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन रहता है, जो जो भी सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करते हैं, कौन कर रहा है, 5 NH3 मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं, NH3 होल 5, और एक क्लोरीन एटम भी कर रहा है, ठीक है। तो ये सब सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं, तो उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे। अभी इसको छोड़ने के बाद कौन बचा, इसको छोड़ने के बाद जस्ट 2 क्लोरीन एटम बच रहे हैं जो कि ओनली प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं,
ठीक है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी जो भी शो करेगा उसको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। एक क्लोरीन एटम है जो बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी शो कर रहा है, लेकिन हमें उसको सेकेंडरी क्योंकि शो कर रहा है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है। बाकी कौन बचा? 2 क्लोरीन एटम जिसको हमें बाहर लिखना है Cl2। ओके, इसी तरह हम इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला लिख सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे क्या हो रहा है? चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? नेक्स्ट कंपाउंड हमने लिया है COCl3.4NH3। तो यहाँ पे क्या होता है, सेकेंडरी वैलेंसी कौन शो करेगा? जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो अमोनिया मॉलिक्यूल शो करते हैं। ठीक है, कितना अमोनिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट है? 4 अमोनिया मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ओके, नेक्स्ट प्राइमरी वैलेंसी क्या है? प्राइमरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है इस टाइप ऑफ कंपाउंड्स में? क्लोरीन एटम। कितना तो क्लोरीन एटम है? 3 क्लोरीन एटम। ठीक है, नेक्स्ट चीज है कि हमें क्या चाहिए? सेकेंडरी वैलेंसी 6 होना चाहिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर वो 6 है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है अमोनिया के? 4 मॉलिक्यूल्स है। तो 4 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे देखो उन्होंने सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर लिया। और 2 हम कहाँ से लाएंगे? जो क्लोरीन एटम है वही 2 क्लोरीन एटम क्या करेंगे ना, उनको वो भी सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे। कंपल्सरी है क्योंकि 6 तो करना ही है हमें। ओके, और तीनों क्लोरीन एटम जो है वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो करते हैं, इसलिए हमने डॉटेड लाइन दिया है। और इनमें से 2 क्लोरीन एटम जो है वो बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी शो करते हैं। तो हम बोलेंगे कि दे आर शोइंग डुअल नेचर, वो डुअल नेचर शो करते हैं। ओके, तो अभी अगर हम इसका फॉर्मूला लिखने की कोशिश करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट CO सेंट्रल मेटल एटम हो गया। सेकेंडरी वैलेंसी जो एग्जिबिट कर रहे हैं उनको हमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ठीक है, NH3 कितना तो है? 4 NH3 होल 4। ओके, और क्या है? और देखो 2 क्लोरीन एटम है जो भी सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है। सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है मतलब उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। हाँ, वो प्राइमरी वैलेंसी भी शो कर रहा है बट उसको हम बाहर नहीं लिखेंगे, सेकेंडरी हो गया मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ओके, 3 क्लोरीन एटम था, इनमें से 2 है जो डुअल नेचर के हैं, सेकेंडरी वैलेंसी भी शो कर रहे हैं, उनको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा। बाकी क्या बचा? 1 क्लोरीन जो कि ओनली क्लोरीन एटम है जो सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी शो करता है, इसलिए हम इसमें बाहर लिखेंगे C। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इस कंपाउंड को अगर हम कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो वो उसका फॉर्मूला ऐसे रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट COCl3.3NH3। यहाँ पे हमें क्या करना है? देखो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो तो फिक्स्ड है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 शो करना है। सेकेंडरी वैलेंसी कौन शो कर रहा है? प्योरली सेकेंडरी वैलेंसी कौन शो कर रहा है? यहाँ पे 3 अमोनिया मॉलिक्यूल्स है जो प्योरली सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। प्राइमरी वैलेंसी कौन शो कर रहा है? 3 क्लोरीन एटम है जो कि प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहे हैं। ठीक है, 3 अमोनिया हो गया, 3 क्लोरीन हो गया। तो सेकेंडरी वैलेंसी 6 सेटिस्फाई करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, तो 3 क्लोरीन एटम यहाँ पे क्या करते हैं ना, वो सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करते हैं। मतलब 3 क्लोरीन एटम ऐसे हैं जो कि डुअल नेचर शो करते हैं। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी भी शो करते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर उसको मेंटेन रखना है। सो हम क्या करेंगे? अगर हम उसका फॉर्मूला लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, सेंट्रल मेटल एटम कौन रहा? कोबाल्ट रहा। ठीक है, NH3 कितना तो है? 3 तो है,
NH3 होल 3 और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सेटिस्फाई कर रहा है 3 क्लोरीन एटम Cl3, ठीक है। और स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देखो यहाँ पे कोई भी एक ऐसा एटम नहीं है जो कि ओनली प्राइमरी वैलेंसी शो कर रहा है। जो एटम हो गया, जो आयन हो गया, जो ओनली प्राइमरी वैलेंसी शो करता है उसी को ही हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि तीनों क्लोरीन एटम है और तीनों ही सेकेंडरी वैलेंसी भी शो करते हैं, डुअल नेचर के हैं, तो वी हैव टू राइट देम इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी शो कर रहा है मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी 4NH3 है और उसके साथ 2 क्लोरीन एटम भी है। इसका स्क्रीनशॉट दोबारा ले लो, ठीक है। 4NH3 है और 2 क्लोरीन एटम भी है। ओके, हो गया। सो इसके साथ ही हमारा जो वार्नर्स थ्योरी है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो वार्नर्स थ्योरी क्या है, क्या क्या पोस्टुलेट्स है, प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, उसको यूज करके हम कैसे स्ट्रक्चर्स लिखते हैं, ठीक है। और वो सब चीज अभी कंप्लीट हो गया। ओके, सो अपना आज का क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया चीज पढ़ेंगे इन द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, सो तब तक माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके।